मेरे दोस्त मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, इसलिए आप इन्हें बताइए, क्या ये सही नहीं कि हिंदुस्तानी अपने दाएं हाथ से खाना खाते हैं क्योंकि वो बाएं हाथ से अपने पीछे की सफाई करते हैं? क्यों? क्या ये बात सही है कि अंग्रेज हफ्ते में एक ही बार नहाते हैं? वैसे हो सकता है कि ये अफवाह हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बात सही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम हमारे देश में एक मेहमान हो। आपकी मेहमान नवाजी का भी जवाब नहीं। बड़ौदा राज को यह सूचित करते हुए खेद होता है कि आपकी स्कॉलरशिप का समय समाप्त हुआ है। बंद पत्र के अनुसार आपको तुरंत ही हिंदुस्तान लौटकर 10 साल के लिए बड़ौदा सरकार की सेवा करनी पड़ेगी। दीवान बड़ौदा राज। क्या तुम उन्हें कुछ और महीने यहां रुकने के लिए राजी नहीं कर सकते? आखिर तुम्हारी थीसिस पूरी होने वाली है। नहीं सर। खैर अम्बेडकर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं 4 साल के लिए तुम्हारी अवधि बढ़ा सकता हूं। अगर तुम तब तक लौटाओ तो अधूरी थीसिस पूरी कर सकते हो। आपने मेरा हौसला बढ़ाया सर, थैंक यू। तुम वापस तो आओगे ना? मुझे नहीं पता, उम्मीद तो है। हम लोग बहुत चिंतित थे भिवा। क्यों? इसमें चिंता करने की क्या बात है? मेरा जहाज कुछ ही घंटे तो लेट था। हमने सुना जहाज पर बम गिर गया। बम? हाँ, हम लोग जहाज के दफ्तर गए थे। उन्होंने बताया तुम्हारा तार गलत था। शुक्र है भगवान का, केवल तुम्हारा सामान ही उस जहाज पर था। क्या? जिस जहाज में मेरा सामान था उसी में बम फटा? हाँ, हमने सोचा तुम्हारा जहाज डूब गया। मेरी किताबें? अरे मेरी किताबें थी उस जहाज में। युवा, किताबों को भूल जाओ। कैसी बातें करते हो तुम? अरे भाई, तुम तो जिंदा हो। हिंदुस्तान में स्वशासन लागू, हिंदुस्तानियों का शासन में सहभाग, मॉन्टेग्यू की घोषणा। हिंदुस्तान में स्वशासन आनंद, कुछ पैसे लागू, तो? हिंदुस्तान में स्वशासन लागू। छोड़ो। क्यों अन्ना? अब भी कुश्ती लड़ते हो? हाँ जी। नमस्ते। रमा, भिवा आ गया। साहब आ गए? शुक्रिया। भीमराव, हाँ? कौन से गहने लाए हो रमाबाई के लिए? अरे मैं खुद जो आ गया हूँ, अब गहनों की क्या जरूरत है? क्यों? चलो। मैंने हमारे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं थे और मैं इतनी अकेली थी। आपकी बहुत याद आई। दिन रात, हर पल, हर कॉल आपकी बहुत याद आई। हर शनिवार आपके लिए व्रत रखा मैंने। मैं जानता हूँ तुमने कितने दुख झेले हैं रामू अकेलेपन में। कभी कभी लगता है कितना अपराधी हूं मैं। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा।
अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। गगन घटा कहरानी साधो, गगन घटा कहरानी साधो, गगन घटा कहरानी। पूरब दिशा से उठी है बदरिया, ओ पूरब दिशा से उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, रिमझिम बरसत पानी। पूरब दिशा से उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, ओ रिमझिम बरसत पानी। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। अब तो आपकी पढ़ाई खत्म हो गई होगी। ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि। जल्दी करो, ये मछली बाजार शुरू हो जाए, इससे पहले हम सबको यहाँ से निकलना होगा। शुभमंगल सावधान। पर्दा छोड़ दे, ओ पर्दा छोड़ दे, बिन पर्दे की बात। पर्दा छोड़ दे, बिन पर्दे की बात। दुल्हन से दुल्हा मिला तो, दुल्हन से दुल्हा मिला तो फीकी ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? रामू, मुझे वापस जाना है। अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के आया हूं मैं। इतना सारा पढ़कर क्या करेंगे आप? बहुत हुआ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अरे चिंता मत करो, आज ही नहीं जा रहा हूं मैं। तुम्हें तो पता है कि मुझे बड़ौदा नौकरी करने जाना है। तो मैं भी साथ चलूंगी। पहले मैं जाता हूँ, रहने की जगह ढूंढता हूँ, फिर आकर यशवंत और तुमको ले जाऊंगा। बोलो। मुझे कमरा चाहिए। हमारा नाम? भीमराव अंबेडकर। हिंदू? हाँ जी। जात? महार। माफ करो, कमरा नहीं है। सिर्फ एक हफ्ते के लिए। मेरा होटल बंद करवाना चाहते हो? जी। दूसरी जगह देखो। रोशन, पैसेंजर छे। आओ आओ। तुम अकेले हो? जी। बस इतना જ लगे છે? जी।
अच्छा एम आओ आओ। खुदा। रोशन रोशन रोशन, वो पारसी नहीं है, उसने सुधरे कुश्ती नहीं पहना है। तुम कौन है? तुम पारसी नहीं है? मैं पारसी हूँ। हमको बेवकूफ समझता है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा सुधरे कुश्ती दिखाओ, चलो दिखाओ, बताओ। मैं हिंदू हूँ। तुम यहाँ नहीं रह सकता है। ये धर्मशाला हमारा बिरादरी ने खाली पारसी लोगों के लिए बनाया है। मैं समझ गया आपकी परेशानी। मैं पारसी नाम लिखूंगा रजिस्टर में। आपकी भी आमदनी हो सकती मैं यहाँ रहूंगा तो। मुझे घर मिलते ही ये जगह छोड़ दूंगा। मैं ऑफिसर हूँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बड़ौदा स्टेट के। ठीक है ठीक है, तुमको एक दिन का 5 आना भाड़ा देना पड़ेगा, बोर्डिंग और लॉजिंग का। और तुमको रजिस्टर में लिखना होगा पारसी नाम। थैंक यू। मैं इसके वास्ते खाना लाती हूँ। इस कमरे में नहीं रह सकता है तुम, हम तुमको दूसरा कमरा देंगे। सामान उठाओ અને आओ हमारी साथे। आओ, तुमको यही कमरे में रहना पड़ेगा, ठीक है? पूरा अंदर है। स्टाफ सैलरी फाइल दीजिएगा। जरा एक गिलास पानी तो देना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? पानी नहीं है। तो वो क्या है फिर? पानी नहीं है। देखो, तुम सीनियर ऑफिसर होगे, लेकिन तुम इस पानी को छू नहीं सकते। अगर महाराज को इस बात का पता चल जाए तो? कहाँ जाओ, बोल दो, हम नहीं डरते। ये हमारे धर्म का मामला है। अगर महाराजा तुम्हें पानी पिलाना चाहते हैं तो अपने महल से लाकर पिलाए। वो महाराजा है, कुछ भी कर सकते हैं। वो नौकरी पे रख सकते हैं तुम जैसे गंदे अछूतों को। मुझे याद है जोशी, पर मुझे भी आपकी तरह इकोनॉमिक्स में 3% मार्क्स नहीं मिले थे मिस्टर मुखर्जी। हाँ। अरे वो तो प्रोफेसर सेलिगमैन की मेहरबानी थी। अच्छा, क्योंकि वो मुझे निराश नहीं करना चाहते थे। सच बात तो ये है कि मुझे 0 ही मिलना चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर जी, मैं जहांगीर उमरीगर, सेक्रेटरी हूँ ऑफिसर्स क्लब का। कहिए। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर, एक्सक्यूज मी। प्लीज कम सर। એટલે કે हमें मिला आपका एप्लीकेशन लेटर। हम आपको खुशी से मेंबर बना सकते हैं क्लब का, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। हाँ? बुरा नहीं मानना, आपको अलग टेबल पर बैठना पड़ेगा। आप अपना अलग कांटा, चमचा, प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ हमारा एक मुस्लिम वेटर मकबूल अहमद ही आपको सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ? प्रिय रामू, जोशी और मुखर्जी जैसे कोलंबिया के साथी होते हुए भी रहने की जगह नहीं मिली। वैसे मेरा बड़ौदा आना पिताजी को कहाँ पसंद था। तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है महाराजा का? महाराजा की सनक और मनमर्जी की ताल पर नाचना चाहते हो तुम? वो भी गुजरात में। पता है कितने रूढ़िवादी होते हैं वो लोग? लेकिन मैं तो पहले यहाँ कर चुका हूँ पिताजी। क्या?
तार मिला कि पिताजी की तबीयत बिगड़ी हुई है। उनके लिए मिठाई ले रहा था कि मेरी आंखों के सामने से ट्रेन निकल गई। आखिर मैं किसी तरह घर पहुंचा। पिताजी पिताजी दीवा दीवा तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत बड़ा आदमी बना। पिताजी કડી શકે એવન કડી કેમ શકે એવન ના નહીં મેડમજી ને શૂટ પર છે આજે આપનો માણસ કોણ છે એને બોલો બોલો એને બોલો મેડમજી ને મને જોઈએ મેડમજી नालायक नीच धोखेबाज झूठे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम रखने की? हम जानते हैं कौन है तू एक हिंदू है पर एक अछूत है। कोई और जगह नहीं मिली क्या रहने के वास्ते? ये जगह कब तक खाली करेगा बोल। बस एक हफ्ता और मुझे यहाँ रहने की मोहलत दीजिए, मैं तब तक दूसरी जगह ढूंढ लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, बाहर निकल जाओ यहाँ से। सामान के साथ बाहर निकल जाना, वरना अगर आज रात तू यहाँ नजर आया इन डंडों से तेरा सर फोड़ डालेंगे, समझा? डॉक्टर आम्बेडकर, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पधारिए। अम्बेडकर, आओ आओ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटे। मैंने तुम्हारा थीसिस कास्ट इन इंडिया पढ़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद योर हाइनेस। बैठो। तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? दीवान कह रहे थे कि तुम कुछ परेशानी में हो। सर, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। अम्बेडकर, समझता हूं तुम्हारी परेशानी, मेरी भी कुछ मजबूरी होगी। सब धीरे धीरे होगा। वैसे भी तुम्हें यहां नौकरी देकर मैंने क्रांति की शुरुआत कर दी है। तुम्हें मुझसे इतनी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक ही दिन में जातिवाद का पूरा पहाड़ उड़ा के रख दूं। इन चीजों में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रखना होगा। लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये सब क्या है रामू? आज आपका पहला दिन है जब आप सिडनम कॉलेज। सिडनम कॉलेज। सिडनहैम कॉलेज। सुनो, क्या ये बोरिंग अछूत हमें पढ़ा पाएगा? अरे देखना, मेरे पिताजी को पता लगती क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये नमूना अंग्रेजी बोल पाएगा? सच है। I am Professor Ambedkar. I'll be your lecturer in political economy. In case you are wondering, what could I possibly teach you? Allow me to introduce myself. वैसे मैंने MA और PhD की डिग्री पाई है पब्लिक फाइनेंस में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। मेरी थीसिस का विषय है
1765 से आज तक का हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास। इसके अलावा मैं तैयारी कर रहा हूं एमएससी की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अगर किसी को यह लगता है कि मैं आपको पढ़ाने के लायक नहीं हूं और क्लास के बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं खुशी से अभी। सो लेट्स बिगिन। डॉक्टर अंबेडकर, हूँ प्रोफेसर त्रिवेदी जी। ये पानी सिर्फ प्रोफेसरों के लिए ही है। तो मैं और क्या हूं? हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं तुम्हें लेक्चरर छो, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि पीने का पानी आप घर से ही लाया कीजिए। अगर आप विद्वान प्रोफेसरों को मेरे पानी पीने पे ऐतराज होता है तो मेरा सुझाव है कि आप अपने घर से पीने का पानी लाएं। या फिर इस पानी को शुद्ध करें। आप त्रिवेदी हैं ना, तो आप बेहतर जानते होंगे कि अशुद्ध पानी को शुद्ध कैसे किया जाए। नहीं, मैं बताता हूं। अमेध शव चंडाल मध्य माओ साधि दूषिता, ये मंत्र वृद्ध हरित स्मृति से है। फिर से दोहराऊं। अमेध्य शव चंडाल मध्य माओ साधि दूषिता। अमेध्य शव चंडाल मध्य माओ साधि दूषिता, गोपादुद्धृत्य कलशैः सहस्रं रेचयेत् जलम्, निक्षिप्य पञ्चगव्यानि वारुणैरपि मन्ययेत्, तडागस्यापि शुद्ध्यर्थं गोभिः सङ्क्रामयेत् जलम्। स्वशासन ये एक महार का उतना ही जन्मसिद्ध अधिकार है जितना कि एक ब्राह्मण का, और जब तक इस विचार भाव का स्वीकार नहीं होता हिंदुस्तान को स्वशासन मिलने की संभावना नहीं। जिस स्वराज में पिछड़ी जातियों को मूलभूत अधिकार नहीं मिलते वो सही स्वराज नहीं होगा, वो एक नई गुलामी होगी, एक महार। ओह, कितना प्रभावशाली विधान है। दीवान साहब, आप जानते हैं इस पत्र का अनामक लेखक कौन है? नहीं योर हाइनेस। डॉक्टर अंबेडकर। दत्तोबा पवार ने मुझे बताया। डॉक्टर अंबेडकर एक पाक्षिक पत्रिका शुरू कर रहे हैं और उन्हें कुछ मदद की जरूरत है। हाँ योर हाइनेस, मैं मानता हूँ कि आप वर्ण व्यवस्था की अनिष्ट प्रथा को मिटाने और नीची जाति वालों को ब्राह्मणों और पुजारियों के अन्याय से मुक्त कराने की जो कोशिश कर रहे हैं वो है तो बहुत साहसपूर्ण। फिर भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं दीवान साहब, हमें हर तरह से डॉक्टर अंबेडकर का उत्साह बढ़ाना चाहिए, हर तरह से। हम मदद करेंगे उनके पाक्षिक मूक नायक की। मूक नायक, वंचित जगत का नायक। कित्ती कित्ती सांगू तुला, कित्ती कित्ती सांगू तुला ग, कित्ती कित्ती सांगू तुला ग, कित्ती कित्ती शिवतरकर, सांगू लिखो। तुला ग, हिंदुस्तान भेदभाव का घर है। हिंदू समाज कई मंजिली इमारत जैसा है जिसमें ना तो दरवाजे हैं और ना ही सीढ़ियां। जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ है उसे उसी मंजिल पर मरना है। इस मानगांव परिषद ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आपको अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया। मुझे भरोसा है ये आपकी बेड़ियां तोड़ डालेंगे। इतना ही नहीं, वो समय आएगा, मेरा मन मुझे कहता है, जब अंबेडकर इस देश के अग्रणी और महान नेताओं में गिने जाएंगे। अंबेडकर, ओ अंबेडकर। रमा,
कौन हो सकता है? ओ अंबेडकर! लगता है शाहू महाराज हैं। चलो ऊपर ही चलते हैं। जी। नमस्ते महाराज, बैठिए। अंबेडकर। हाँ, एक कप तुम्हारी स्पेशल चाय मिलेगी बहन रमाबाई। रामू, चाय। ये बात बिल्कुल सच है कि हर महान आदमी के पीछे एक स्त्री होती है, रमा बहन जैसी। तुम भाग्यशाली हो अंबेडकर। हाँ, हाँ। पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे हो ना, मेरी छोटी सी भेंट। खोलिए उसे। धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो चले, मूकना है, ऑफिस जो जाना है। रामू, मैं समझ सकता हूं तुम बहुत दुखी और अकेली हो जाओगी, लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है। सिर्फ 2 ही साल की तो बात है। हाँ? रामू, चलो भाई, चलो। वेल वेल, ये कचरा वापस आ गया। ओ अंबेडकर, माफ कीजिए, चिकन खत्म हो गया। अभी परोस दिया बचा कुचा। अब सिर्फ गोभी और रसा बचा है। हे, क्या हुआ? रॉबर्ट। ओह, तो तुम मेरे हिस्से का चिकन खा रहे हो। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। मेरे पिता कहते हैं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी और कुत्ते बाहर बैठकर खाते हैं, हमारे साथ नहीं। माफी मांगो, मांगो माफी। ठीक है, माफी चाहता हूं। ये गिर गए थे। थैंक यू। अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। तुमने नहीं सुनी? प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई गए थे। तो क्या हुआ? सारे बाजार बंद हो गए, काले झंडे दिखाए, गांधी जी ने ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाई। और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें गांधी जी को जलाना चाहिए। जैसे कि असनोट कर, हिंदुस्तान में आज 6 करोड़ अछूत हैं जिन्हें नागरिक, कानूनी, राजनैतिक या नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। पहले अंग्रेजों का जाना जरूरी है, उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कल तुम्हारे कमरे की लाइट 9:30 बजे तक जलती रही। मैंने तुम्हें पूरी रात बत्ती जलाने की इजाजत नहीं दी है, समझे?
अब 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, उसके बाद लाइट बंद। प्रिय शिवतरकर, मूकनायक कैसा है? यहाँ जिंदगी बड़ी कठिन है। मेरी मकान मालकिन बहुत रूखी और भयंकर औरत है। मुझे थोड़े से नाश्ते से ही संतोष करना पड़ता है। यहाँ लंदन की खामोश रातों में मुझे बाड़ाराम भाव का क्लैरिनेट सुनाई पड़ता है। मुझे रमाबाई की चिंता है, तुम उसका ख्याल रखना जैसे हमेशा रखते आए हो। मुझे घर से खबर मिली है कि ट्यूशन टीचर नियमित नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पैसों की बात है तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दो या कोई दूसरा टीचर रख लो। बच्चों की पढ़ाई का किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस मामले में तुम खुद ध्यान देना। भीमराव। यहाँ बम्बई में तो तुम्हारे लिए 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती, और अब देखो हजारों मील दूर तुम्हारी चिंता होने लगी है। एक्सक्यूज मी, लाइब्रेरी में खाना मना है। एक्सक्यूज मी, हम लोग उस दिन मिले थे। हम मिले थे? जब तुम्हारे पेपर्स गिर गए थे और मैंने उठाए थे। हाँ, याद आया। पेनी फिट्जजेराल्ड। भीमराव अंबेडकर। प्लेजर टू मीट यू। मैंने कभी किसी को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। मेरे पास वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैं काम करती हूँ हाउस ऑफ कॉमन्स में। वहाँ के कुछ रेफरेंसेस तुम्हारे काम आ सके। क्यों ना हम कॉफी पीने चले और तुम मुझे बताओ तुम्हारे पढ़ाई के विषय कौन से हैं? लेकिन सिर्फ 10 मिनट ही तो लगेंगे, फिर पढ़ाई शुरू कर देना। क्यों, क्या हुआ? बात वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं दे दूंगी। ओह कम ऑन, यकीन मानो इससे मेरा दिवाला नहीं निकलेगा। गुड इवनिंग अंबेडकर। गुड इवनिंग। मैंने तुम्हारा मूकनायक पढ़ा, डम्ब हीरो। तुम लिखते अच्छा हो, लेकिन मुझे तुम्हारे विचार पसंद नहीं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बाय द वे, पता है शाहू महाराज नहीं रहे। आज मुझे एक दोस्त मिला था मेरा, बंबई से अभी अभी आया है। उसी ने बताया। For as in Adam all men die, even in Christ shall all be made alive. मेरे पति की मौत हुई तब मैं भी मरना चाहती थी। मैं बहुत खुदगर्जी से पेश आया। मैंने तुम्हारे बारे में कभी पूछा ही नहीं। कुछ बताने लायक है भी नहीं। लड़ाई में मारे गए वो। और बच्चे? मैं अपने माँ के साथ रहती हूँ। एक वही बची है मेरे लिए। मैं दुआ करता हूँ कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। Bhimrao Ramji Ambedkar. I hereby call you to the bar
and to publish you barrister. टोस्ट नए वकील के नाम। वो अपनी लड़ाई साहस से लड़े और उसे बहुत सफलता मिले। मेरे दोस्तों पर भगवान अपनी कृपा रखे और उन्हें तकलीफों से दूर रखे। भीम, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। ये बाइबल। बाइबल? मैं बाइबल पर एक किताब लिखने वाला हूँ और उसे तुम्हें समर्पित करूंगा। वेल, थैंक यू। अंबेडकर, तुमने सोचा होगा कि मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए यहां बुलाया है। तुम्हें निराश करने के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हें इसे दोबारा लिखना होगा। तुम्हारे निष्कर्षों से हमारा कोई विरोध नहीं है, मगर मेरे ख्याल से वो गलत है। एग्जामिनर्स का भी यही मानना है। फिर भी हम किसी को अपने विचार बदलने के लिए नहीं कहेंगे, महज इसलिए कि हम चाहते हैं। इसलिए तुम अपने निष्कर्षों को वैसे का वैसा ही रखो अंबेडकर। सिर्फ अपने तेवर थोड़े से बदल दो, मतलब कि अपनी भाषा। ये एक इकोनॉमिक्स थीसिस की बात है अंबेडकर, हुकूमत को नीचा दिखाने का जरिया नहीं। भीम, क्या हुआ? क्या उन्हें थीसिस पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं यकीन नहीं कर सकती, पर क्यों? मेरी भाषा ने उन्हें नाराज कर दिया। जो सच है मैंने तो वही लिखा ना। साम्राज्यवाद मैंने तो पैदा नहीं किया था, उन्होंने किया था। भीम, अब तुम क्या करोगे? फिर से लिखूंगा। पेपर, 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 अचानक मैं लक्ष्मी बाई ने रुको तो, पहले मैं तुमसे तो मिल लूं। कैसी हो? रमा, कौन है? साहब। साहब? गणपती गोंधळाया हो, अनुरले सुरले गोंधळाया हो, यशवंत, ये पेन और कंपास बॉक्स तुम्हारे लिए। कल बाजार जाएंगे और नए कपड़े खरीदेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ और लक्ष्मी बहनी के लिए भी। ये है मेरी लॉ डिग्री। जानती हो उन्होंने क्या कहा? भीमराव रामजी अंबेडकर, I hereby call you to the bar and do publish you barrister. सातारचे मंगळाई धार उघड बया, मर्याई दर्याई धार उघड बया, जगदंबा प्रसन्न झाली, भक्ती कवाडे उघडली। तुम लोग अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते? मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है तुम्हारे इन उदास चेहरों को देखकर और तुम्हारी निराश आवाजों को सुनकर। तुम सिर्फ कराते आ रहे हो हजारों सालों से, पर तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मजबूरी को अपनी बदकिस्मती समझकर गले लगाने में? क्यों जी रहे हो? तुम्हें तो अपनी मां की कोख में ही मर जाना चाहिए था। जागो, जागो। तुम क्यों दुनिया के दुखों, गरीबी और गुलामी के बोझ को अपनी शोचनीय, तुच्छ, घृणित और नर्क जैसी जिंदगी से और अधिक भारी करते हो? तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। अगर तुम नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते या अपने अंदर नया जोश नहीं भर सकते, जागो। सच तो यह है कि इस देश के किसी भी नागरिक के बराबर, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा, तुम्हें भी रोटी, कपड़ा और मकान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर तुम एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी।
जो सबसे अच्छी मदद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए मौलाना मोहम्मद अली साहब ने किसी के सुझाव पर कहा कि अछूतों को हिंदू और मुसलमानों में बराबर बांट दिया जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? क्या हमें बर्दाश्त करेंगे? हमारे गुलामों जैसी लेनदेन होगी? हम कांग्रेस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? गांधी जो महान समाज सुधारक है उस वक्त जेल में थे और वो चुप रहे। क्या हमें ऐसे मसीहाओं की जरूरत है जो ज्यादा फिक्र करते हैं उन रूढ़िवादी मुसलमानों की जो मांग करते हैं खिलाफत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्रस्ताव है कि हम अपनी मुश्किलें हल करने के लिए और अपनी शिकायतें सरकार के सामने रखने के लिए एक खास केंद्रीय संस्था की स्थापना करें जिसका नाम होगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अलग अलग धर्मों के बहुत से उदारतावादी मित्र हमारा साथ दे रहे हैं। साहब, 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 साहब। क्या चाहिए तुम्हें? इस घर में थोड़ी शांति नहीं मिल सकती? सुबह से कमरा बंद करके बैठे हैं, कुछ खाया तक नहीं। खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। तुम खा लो, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रामू, क्या हुआ? रामू, क्या बात है? क्या हुआ? प्रिय दत्तोबा, हमारे बेटे राजरत्न ने मेरे व्यस्त जीवन में खुशियां भर दी हैं। जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे अपने पिताजी का प्यार और ममता याद आती है। मैं अपने आप को एक अच्छे वकील के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। फिर भी नीची जाति का होने से हर चीज मुश्किल हो जाती है। तब राजरत्न सब भुला देता है। भीमराव, राजरत्न बहुत बीमार है, आप जल्दी चलिए। वो अशुभ घड़ी भी आ ही गई और राजरत्न भी हमें छोड़कर चला गया। और अब जब हमने अपनी चौथी भोली भाली और हंसमुख संतान को दफन कर दिया है, हमारी जिंदगी का सारा स्वाद चला गया है। तुम ही बताओ दत्तोबा, भाग्य इतना बेरहम क्यों होता है? राजरत्न को क्यों मरना पड़ा? क्यों? मैं भीमराव रामजी अंबेडकर बॉम्बे वैधानिक सभा का सदस्य मनोनीत किए जाने पर ये विधिवत प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं महामहिम बादशाह सलामत के प्रति पूरी निष्ठा और आस्था रखूंगा जैसे कानूनन स्थापित है और मैं ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व और एकता का समर्थन करूंगा। हमें अपना आंदोलन कोंकण से शुरू करना चाहिए। यह जगह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बोले प्रस्ताव के अंतर्गत आती है, जो कि अछूतों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने की इजाजत देता है। हम लोग महाड आंदोलन की शुरुआत चौदार तालाब को अछूतों के उपयोग के लिए खोलकर करेंगे। यहां से एक सामाजिक विद्रोह की शुरुआत होगी। और देखो, सहस्त्रबुद्धे, चित्रे और टिप्पणिस, तुम लोग गांव-गांव में जाकर हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करो।
आखिर में उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए एक तमाशा थिएटर किराए पे लिया है और भारी संख्या में लोग महाड़ की तरफ कूच कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मुझे इस परिषद का अध्यक्ष बनाकर आपने जो इज्जत दी है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। यहां आकर बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी पढ़ाई का पहला अक्षर दापोली में ही सीखा। वो जगह सभी की यादों में बस जाती है जहां अपना बचपन बीता हो। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है कि हम सदियों से नाइंसाफी बर्दाश्त करते आए हैं। मेरी आपसे सलाह है कि उतार फेंकिए वो गंदा रहन सहन और बाहर निकलिए उस नर्क से जिसमें रहने के लिए सवर्ण हिंदुओं ने हमें मजबूर किया है। तो शिक्षित बने, संघर्ष करें और खुद को संगठित करें। अपने ऊपर भरोसा कीजिए और साफ सुथरे रहिए। मैं चाहता हूं कि आप आज ये प्रतिज्ञा करें कि अब से सड़ा गला मांस नहीं खाएंगे, जूठन नहीं उठाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके अंदर यह भावना पैदा कीजिए कि जिंदगी में उन्हें बड़ा आदमी ही बनना है। क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता या दौलत पाने की नहीं है, अपनी आजादी और आत्मसम्मान पाने की है। हम इंसाफ की राह पर हैं, इसलिए इस लड़ाई में हमारी हार का सवाल ही नहीं। महाड के अछूतों को पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उनकी समस्या दूर करने के लिए महाड म्युनिसिपैलिटी ने बोले प्रस्ताव के अंतर्गत चौदार तालाब 1923 में ही जनता के लिए खोला है। इसके बावजूद महाड के अछूतों ने इस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि साफ जाहिर है वे डरते हैं। मैं परिषद से अपील करता हूं कि वो इस मामले में दिशा दें। तो क्यों ना हम शांतिपूर्वक चौदार तालाब चलें और पानी पिए, जो हमारा कानूनन हक है। चलो चौदार तालाब। उन्होंने चौदार तालाब अपवित्र कर दिया। अब वो वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करेंगे। उन्होंने चौदार तालाब अपवित्र कर दिया। अब वो वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करेंगे। डॉक्टर साहब, दंगा हो गया। दंगा? हाँ, दंगा। उनके हाथों में लाठियां हैं और वो हमारे लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं। भगदड़ मची है, कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब, आप उन्हें रोकिए।
कितने वहशी हैं ये लोग। डॉक्टर अंबेडकर जी, क्या आप अपने लोगों को काबू में करेंगे? अपने लोगों को? हाँ। चित्रे, टिप्रिस, ये हमारे लोगों को रोकने को कह रहे हैं। ठीक है, मैं अपने लोगों को रोकता हूं, लेकिन आप बाकी लोगों को रोकिए। ठीक है। क्या अब आप मंदिर में घुसने की तैयारी में हैं? मंदिर? हमारी परिषद खत्म हो चुकी है, लोग शांति से चले गए हैं। हम हमेशा कानून का पालन करते हैं, और याद रखिए तालाब कानूनन सबके लिए खुला है। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम उनका सिर फोड़ देंगे। यहाँ तक पहुंचे, कानून अपने हाथ में ना लें। हम और ज्यादा खून खराबा और बर्बादी नहीं होने देना चाहते। शांति से अपने गांव लौट जाएं, मेरी यही विनती है। जाइए। वही है ना, उसने कुछ खाया। तेरी फिक्र में बीमार हुई है वो। तुम अपने परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं करते। मुझे पता है मैं क्या करूं। सुनो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भीवा! 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 जब तू पढ़ रहा था, तेरे बीवी बच्चों को किसने पाला? जब जब तेरे पास एक भी पैसा नहीं था, बता मुझे, किसने पाला? तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। घर के सारे बर्तन भी मेरे पैसों से खरीदे गए हैं, मेरे पैसों से, समझे तुम? तो उठा कर ले जाइए। ठीक है, मैं सब लेके जाऊंगा। सारे बर्तन मेरे हैं, मैंने खरीदे हैं। ये जो सारे ही तो बर्तन मेरे हैं। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो तुम मुझे। मैं कभी इस घर में अपने पैर नहीं रखूंगा, कभी नहीं रखूंगा, समझे? तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे तुम लोग मेरी शक्ल। बाबूजी, आपने कुछ खाया? हाँ। ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिश्चेदसादनाम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टान् यगीषीन् ईश्वरीं सर्वभूतानां। प्यारे पाठकों, मूक नायक को बंद करना पड़ा। उसकी जगह मैं एक नया पाक्षिक शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम होगा बहिष्कृत भारत, जो पीड़ित वर्ग की शिकायतों को आवाज देगा। मैं दूसरी उपजातियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो एक होकर महाट के सत्याग्रह को मजबूत बनाए। आपके लिए टेलीग्राम है अमेरिका से। आपको बधाई दी है। लिखा है आपने एक अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति की नींव रखी है। क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि तालाब शुद्ध कर दिया गया है? एक और टेलीग्राम बनारस से आया है। लिखा है, हम आपकी हरकत का विरोध करते हैं। इन हरकतों से बाज नहीं आए तो ठीक नहीं होगा। अरे यार, 2 चाय ले 4 नंबर पे। फारूक भाई, हमें कुछ खाने को दीजिए। और बहिष्कृत भारत का नया अंक। सारी प्रतियां बिक गईं। शाबाश। काउंसिल की मीटिंग कैसी रही? तूफानी। तो बताओ, क्या स्थिति है महाड में? मोरे, सवर्णों ने उन अछूतों के बहिष्कार की घोषणा की है जो महाड़ आए थे। वहाँ के सारे गांव में हमारे लोगों को कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवर्ण उन्हें अनाज तक नहीं देते, कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मारपीट करते रहते हैं। कईयों को तो जेल में डाल दिया। उन्होंने मुझे भी इतना मारा कि उनके नसीब में है सिर्फ धमकियां और अत्याचार। और महाड़ म्युनिसिपल काउंसिल ने तो प्रस्ताव पास किया है कि 14 टैंक अछूतों के लिए बिल्कुल खोला नहीं जाएगा। जानलेवा बीमारियों का इलाज
सख्ती से करना पड़ता है। भाइयों और बहनों, ये पत्र गैर ब्राह्मण आंदोलन के नेता श्रीमान जवड़कर की तरफ से आया है। लिखते हैं, हम महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण नेता ये घोषणा करते हैं कि आपके सत्याग्रह को हम तन मन से सहयोग देंगे, लेकिन एक शर्त है, कोई ब्राह्मण इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। यह मान लेना गलत है कि सारे ब्राह्मण अछूतों के दुश्मन हैं। निजी तौर पर मुझे ब्राह्मणों से घृणा नहीं है, मुझे घृणा है ब्राह्मणवाद की भावना से, जो कि ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों दोनों में हो सकती है। ये तय हुआ है कि 25-26 दिसंबर 1927 इन दिनों हम सबका महाड में सत्याग्रह होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। डॉक्टर अंबेडकर, मैं फैरेंट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, कलेक्टर मिस्टर हुड आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज कम। भाइयों, महाड जाते समय कड़ा अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन के बिना सत्याग्रह की ताकत कम हो जाती है। नेतृत्व चित्रे करेंगे, मैं बाद में शामिल होऊंगा। सहस्त्रबुद्धे जी, आइए। चलो महाड, अस्पृश्यता नष्ट करो, अस्पृश्यता नष्ट करो। डॉक्टर अंबेडकर की जय, डॉक्टर अंबेडकर की जय। नजर रखना कि कोई टैंक के नजदीक आने ना पाए, ठीक है? आप मुझे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सवर्णों ने कोर्ट में दावा किया है कि टैंक उनकी अपनी निजी मिल्कियत है और सिविल कोर्ट ने उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया है। मिस्टर हुड, आप और मैं दोनों अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि यह दावा सरासर झूठा है। अब ये सब तो कोर्ट ही तय करेगा कि सवर्णों का दावा सच्चा है या झूठा। लेकिन इस सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम उस तालाब से पानी पिएं। देखिए, अगर आप जिद करेंगे तो मुझे गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी और ये अदालत की बेइज्जती का जुर्म होगा। क्या आप अपने 10,000 लोगों को जेल भिजवाना चाहते हैं? इससे कौन सा मकसद हल होगा? आप तो जानते हैं मैं आपके आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं। 4 या 5 लोगों के समुदाय को प्रतिबंध लगाने के हुक्म को मैंने बड़ी मुश्किल से टाला है। थैंक यू, हम आपके आभारी हैं। क्या मैं आप लोगों की कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता हूं? बस चंद मिनटों के लिए, जुलूस के टैंक की तरफ निकलने से पहले। यह हो सकता है। अब इजाजत दीजिए, वहां बहुत सारे लोग इंतजार में होंगे। थैंक यू। यह परिषद इस देश में समानता के एक युग की शुरुआत करने के लिए बुलाई गई है। हिंदुस्तानी इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं इसकी तुलना सिर्फ उस मीटिंग से करूंगा जो फ्रांस में सन 1789 में हुई थी और जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी। हमारी परिषद हिंदुस्तान में ऐसी ही एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। हम एक लड़ाई का ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं और याद रखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत दूर करना ही नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को, जाति प्रथा को ही यहां से उखाड़ फेंकना है। हम लोग कोई अमर नहीं हो जाएंगे पानी पीने से उस तालाब का, लेकिन हमारा यह कदम साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं। हमें यह सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहां हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहां ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। भाइयों और बहनों, वैसे तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांतों का स्पष्ट निंदक हूं। वो प्रतीक धर्म का नहीं, बल्कि भेदभाव, क्रूरता और अन्याय का प्रतीक है।
मेरा तो प्रस्ताव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का खुले आम दहन किया जाए। क्षुद्रतु कार्ये दास्यम कृतभकृतमेव वा दास्यायौ हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्यास्य स्वयं भुवा वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् तौ हि चितोऽसौ कर्मभ्य शोभयेतामिदं जगत् न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रादास्याद्विमुच्यते निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोहति। प्रिय भावराव, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया है और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी, लेकिन अपने खिलाफ तमाम गुस्से और आग के बावजूद भी मैं कमीशन को मिलने जाऊंगा। इस मुश्किल घड़ी में मुझे बड़ा राम भाव की याद आ रही है। वो अगर जिंदा होते तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया होता। लॉ कॉलेज में पढ़ाने के बाद आज मैं पूना जा रहा हूँ। वहां कल मेरी साइमन कमीशन के साथ मीटिंग है। साहब, अपना ख्याल रखना। मड़के बुआ कह रहे थे आपके दुश्मन कभी। रामो, तुम्हें अभी भी बुखार है, दवाइयाँ लेना मत भूलना। मैं अपना ध्यान रखूंगा। तो आप ये बात खास तौर पर चाहते हैं कि अछूतों को सरकारी नौकरियां मिले? जी, निश्चित रूप से। क्यों ऐसा चाहते हैं आप? कानून के अमल के मामले में हमारा अनुभव बहुत ही बुरा है। अधिकतर मामलों में कानून का उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ है। मैं मानता हूं कि आप अछूतों की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं, लेकिन क्या सवर्ण आपकी इस काम में मदद करते हैं? ऊंची जाति के सभी हिंदू नीची जाति के लोगों को गंदा काम करने पर मजबूर करते हैं। वो सोचते हैं कि अछूत अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरने लगेगा और वो सवर्णों की हर स्तर पर बराबरी करेंगे। हिंदुस्तान का संविधान अछूतों के साथ सही बर्ताव करे, इसके लिए आपके मुताबिक क्या सही तरीका हो सकता है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखनी चाहूंगा, हमारा यह दावा है कि पिछड़ी जाति वालों को हिंदू जाति से अलग रखकर अल्पसंख्यकों की तरह बर्ताव किया जाए। दूसरी बात, पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यकों को दूसरे किसी भी अल्पसंख्यक जाति से अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है। वो भी इस वजह से क्योंकि अछूत हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहां तक कि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है और किसी भी अन्य संप्रदाय की तुलना में। इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। और वयस्क मताधिकार ना हो तो फिर हम स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र चाहेंगे। कुछ और ऐसे संरक्षण चाहेंगे जिसमें उनके लिए अच्छी शिक्षा हो और सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश। मिस्टर सोलंकी, क्या आपका भी यही मानना है? हाँ, बिल्कुल। आपने अपनी जो ये योजना अभी हमारे सामने रखी, अगर उसे हिंदुस्तान के संविधान में शामिल कर लिया जाए तो क्या उससे हमेशा के लिए वर्ग संघर्ष शुरू नहीं हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन ये बहुसंख्यकों के रुख पर निर्भर करेगा सर। आप एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं और आप ऐसी मांगे हरगिज नहीं करना चाहेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरी ये इच्छा है कि कभी सारा हिंदुस्तान एक होगा, और यकीन है कि वो समय आएगा जब इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो निर्भर करेगा कि अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों का रुख कैसा है। अछूतों के कुल कितने लोग हैं जो वकालत के पेशे में हो? मैं अकेला ही। और कोई सवाल जेंटलमैन? थैंक यू डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर सोलंकी। थैंक यू मेजर एटली। ब्रिटिशों के हस्तक अम्बेडकर, ब्रिटिशों के हस्तक अम्बेडकर, 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 देशद्रोही अम्बेडकर, 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 देशद्रोही अम्बेडकर। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो लोग देश की आजादी के लिए शोर मचा रहे हैं उनका व्यवहार बिल्कुल असंगत है? हाँ, बिल्कुल। उन लोगों ने साउथ अफ्रीका में बसे भारतीयों और ब्रिटेन में बसे भारतीय विद्यार्थियों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ तो जोरदार विरोध प्रकट किया, मगर
मगर साथ ही अपने देशवासियों और धर्म भाइयों को मानव अधिकारों से वंचित रखा। ये व्यवहार असंगत, खुदगर्जी भरा हुआ और बेशर्मी का है। इसलिए मेरा संपादकीय कहता है कि हमें पूरी ताकत के साथ कदम उठाना चाहिए ताकि ये पता चल जाए सवर्णों को कि छुआछूत का पालन करना उतना ही खतरनाक है जितना जबान पर दहकता हुआ कोयला रखना। सभी अछूत नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और अगर किसी ने रोका तो हम सत्याग्रह करेंगे। नाइक, अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकार पाना अधिक महत्व रखता है, ना कि मंदिर में प्रवेश करना। हम चाहते हैं आप आंदोलन के नेता बने, बाकी सारी जिम्मेवारी हम उठा लेंगे। ठीक है भावराव, तो सत्याग्रह के संबंध में एक नोटिस कालाराम मंदिर के ट्रस्टीज को भेज दीजिए। ओम गणानान्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवेश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नो दिव्यश्रीरसादनो स्वाहा। हम समाचार पत्र द्वारा अस्पृश्यों को उत्तर दे रहे हैं। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सेवा में श्री नारायण गाडगीळ, संपादक कोहिनूर। श्री कालाराम मंदिर पंचवटी के न्यासी मंदिर के मालिक नहीं हैं। उन्हें मंदिर की परंपरा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। मंदिर की स्थापना से ही हमारे पूर्वज यहाँ के पुजारी नियुक्त किए गए थे और हम इस परंपरा का प्रामाणिकता से पालन कर रहे हैं। हम पुजारी इस मंदिर की सर्वोच्च शक्ति हैं। अगर न्यासियों ने अपने अधिकारों का उपयोग मंदिर की पवित्रता भंग कर अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए किया तो हम तीव्र विरोध करेंगे। चलो जल्दी बाहर निकलो, मंदिर के चारों दरवाजे बंद करो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश से मंदिर के चारों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमें किसी भी कीमत पर मंदिर में प्रवेश और भगवान की पूजा का अधिकार स्थापित करना है। मैं समझता हूं इसके लिए सत्याग्रह के सिवा कोई रास्ता नहीं। भावराव, लोगों को चारों द्वारों पर तैनात कीजिए, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। द्वार खुलते ही सबसे पहले प्रवेश करने वाले हम लोग होंगे। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। डॉक्टर अंबेडकर, आपको नहीं लगता कि द्वार पर इकट्ठा होकर लोगों को अंदर न जाने देना एक जुर्म है? हाँ है मिस्टर गॉर्डन, मैं जानता हूँ। अगर मैं इंडियन पिनल कोड की धारा 144 लागू कर दूं तो आपके सिर्फ 4 लोग ही रह पाएंगे। इसके बावजूद भी हम लोग अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष करेंगे। छेड़ू ना पत्ता छेड़ू ना कोई जीव सताऊं, पात पात में प्रभु बसत है वही शीस नवाऊं। रथ यात्रा के संबंध में आप कौन सा कदम उठाने वाले हैं? हम अछूत भगवान का रथ खींचने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे और रथ में रखी हुई मूर्ति की पूजा करेंगे। यही तो परंपरा रही है।
सवर्ण हिंदू मंदिर के मुख्य द्वार तक रथ खींच कर लाएंगे। द्वार से 10 फीट के बाद वो लोग रथ छोड़ देंगे और फिर उसके बाद आपके लोग रथ की रस्सी को खींचेंगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। हमें 50 लोग चुनने हैं उस रथ को खींचने के लिए। लेकिन 5000 लोगों में से 50 कैसे चुनेंगे? उन्हें चुनिए जो भारी भरकम और तगड़े हों। के साथ भागे जा रहे हैं। जाओ, रोको उन्हें। संभालो इन्हें। मेरी बात सुनो नाइक। जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई और पुलिस को हटाने की धमकी से हमारे सामने अब यह साफ है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों में सरकार की कोई रुचि नहीं है। ऐसी सरकार किसी के काम की नहीं है। मैं नासिक के मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों से सहमत नहीं। इस मामले में अपना बयान मैं सरकार को पहले ही लिखकर भेज चुका हूं, जो कि सही है। डॉक्टर साहब, कहिए। वायसराय साहब ने भेजा है। धन्यवाद। ओह, ये तो निमंत्रण पत्र है लंदन में होने वाली गोलमेज परिषद के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभिनंदन। धन्यवाद। प्रिय चित्रे, कांग्रेस और मिस्टर गांधी ने गोलमेज परिषद का बहिष्कार किया है। कांग्रेसी उनसे नफरत करते हैं और गालियां देते हैं जो परिषद में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं वही मांग करूंगा जो मेरे लोगों का अधिकार है। मैं निश्चित ही स्वराज की मांग उठाऊंगा। कमेटी के प्रतिनिधियों का चुनाव और प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप। मिस्टर चेयरमैन और गोलमेज परिषद के आदरणीय सदस्यगण, मैं और मेरे साथी राव बहादुर श्रीनिवासन हिंदुस्तान की पिछड़ी जातियों का दृष्टिकोण आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान की आबादी का 5वां हिस्सा है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि हिंदुस्तान से ब्रिटिश सरकार को हटाकर उसकी जगह लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार कायम की जाए। पिछड़ी जातियों ने ब्रिटिशों का इस उम्मीद से स्वागत किया था कि वो उन्हें कट्टर सवर्णों के दमन और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। ब्रिटिशों के पहले हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, क्या आज जा सकते हैं? ब्रिटिशों के पहले अछूत पुलिस और सेना दल में भर्ती नहीं हो सकते थे, क्या वो अवसर अब है हमारे लिए? हमारे सारे घाव आज भी खुले हुए हैं और टीस दे रहे हैं, हालांकि ब्रिटिश शासन के 150 साल बीत चुके हैं।
हिंदू उन पर हक जमाते हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए, और मुसलमान उनके अलग अस्तित्व को इसलिए मान्यता नहीं देते क्योंकि उनको डर है शायद कि एक प्रतिद्वंद्वी को शामिल करने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे। सरकार द्वारा दबाए, हिंदुओं द्वारा सताए और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित हमारा पीड़ित वर्ग बिल्कुल ऐसी निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति में है जिसकी इस दुनिया में और कोई मिसाल नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि पिछड़ी जातियों की समस्याएं तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक कि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में नहीं आती। आज देश का जो तेवर है उसमें ऐसा कोई भी संविधान कारगर नहीं होगा जो देश की आबादी के बड़े हिस्से को मंजूर ना हो। वो वक्त जब फैसला ब्रिटिश करते थे और हिंदुस्तान मंजूर करता था बीत चुका है, कभी न लौटने की। डॉक्टर अंबेडकर, आज तुम छा गए। भाषण देने का आपका तरीका कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छा था। मैंने तो वही कहा जो सच्चाई है। बेटे, मुझे तुम पर बहुत नाज है। मुझे याद है जब पहली बार हम मिले थे, लगता है जैसे कल ही की बात। मैं चलता हूँ। अच्छा, गुड बाय। सर, जब बात चली रही है तो मैं आपके कर्ज के बारे में। कैसा कर्ज? मेरी पढ़ाई के लिए। ओह, वो स्कॉलरशिप था। डॉक्टर अंबेडकर, आप बहुत अच्छा बोले। थैंक यू। जी हाँ, मैं भी यही समझा था, लेकिन पिछले 6 साल से दीवान जी लगातार चिट्ठियां लिखकर वो कर्ज वापस करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कॉलेज को भी चिट्ठी लिख दी जहां मैं पढ़ाता हूँ। ये उसका पागलपन है। मैं माफी चाहता हूँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। थैंक यू मुझसे बात करने का। माय प्लेजर। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपके आंदोलन को काफी समय से देखती आ रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस ने गोलमेज सभा का बहिष्कार किया, लेकिन आप उसमें शामिल हुए। फिर भी हाल ही में आपने बचाव किया उन 47 कांग्रेसी सत्याग्रहियों का जो चिरनेर फायरिंग केस में शामिल थे। क्या ये अंतर्विरोधी नहीं? मिस रोजा एप्स्टाइन। हाँ, मिस एप्स्टाइन, मेरी स्थिति बिल्कुल अंतर्विरोधी नहीं है। मैंने कुछ सिद्धांतों की वजह से ये केस हाथ में लिया। मैं कांग्रेस से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार है। लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता सरकार के टिकने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन खुद गांधी जी ने बुलावा क्यों भेजा? जाहिर है भेड़ों जैसे हमारे झुंड को अपने साथ शामिल करना होगा। उनके असर से बचे रहना। वो भगवान नहीं है। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। बापूजी छत पर हैं। नमस्ते। आइए। नमस्ते। कहाँ तक सीखा चरखा चलाना मेरा बहन? मैं कोशिश कर रही हूँ बापू। गुड। तुम बिल्कुल सही काट रही हो। ध्यान दोगी, लगन के साथ करोगी, तो एक दिन तुम निपुण हो जाओगी। बिल्कुल सही। गुड गुड, दैट इज राइट। बापूजी, डॉक्टर आंबेडकर આવ્યા છે। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर आंबेडकर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? गांधी जी, आपने ही मुझे चिट्ठी भेजकर बुलाया था। हाँ हाँ हाँ, याद आया। पता चला है कि आपको शिकायत है मुझसे और कांग्रेस से। मैं आपको बता दूं, अछूतों की समस्या को लेकर मैं चिंतित रहा हूं मेरे बचपन से। तब आप पैदा भी नहीं हुए थे डॉक्टर अंबेडकर। मेरे प्रयासों से ये बात कांग्रेस के मंच पर भी उठाई गई। और यही नहीं, हमने 20 लाख रुपए भी दिए हैं अछूतों के जीवन सुधार के लिए। आश्चर्य की बात है कि आप जैसा व्यक्ति कैसे विरोध कर सकता है मेरा और कांग्रेस का। असल में कांग्रेस ने इस समस्या को समझने का सिर्फ दिखावा किया है। दांभिकता भरे
झूठे और खोखले आश्वासन देकर। आपने कहा कि कांग्रेस ने 20 लाख खर्च की। मैं कहता हूं कि व्यर्थ खर्च की। अगर कांग्रेस अपना दायित्व समझती है तो कांग्रेस का सदस्य बनने की शर्त होनी चाहिए छुआछूत ना मानना, ना कि खादी पहनना। आप कहते हैं कि ब्रिटिशों के मन में हमारे लिए कोई बदलाव नहीं आया। मैं ये पूछता हूं कि हिंदुओं के मन में भी कहां बदलाव आया है हमारे लिए? जब तक वो अड़ियल बने रहेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हिंदुओं पर, कांग्रेस पर या किसी महात्मा पर। इतिहास साक्षी है कि महात्मा हवा के झोंके जैसे होते हैं, जो धूल तो उड़ाते हैं लेकिन ठोस कुछ नहीं करते। गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं। लेकिन ये सारा देश आपकी मातृभूमि है डॉक्टर अंबेडकर। और जहां तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने पढ़ा, उससे यह साबित होता है कि आप एक सच्चे और निष्ठावान देशभक्त हो। इसे मैं अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूं जहां कुत्ते बिल्लियों जैसा सुलूक होता है हमारे साथ? हम लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वो इतना असहनीय है कि अगर हम कभी निष्ठावान न रह पाए तो दोष इस मिट्टी का होगा, ना कि हमारा। कांग्रेसियों ने हमारे आंदोलन का विरोध किया, देशद्रोही कहा, और आप मुझे देशभक्त कह रहे हैं। मेरा मानना है कि मैं अपने लोगों के बुनियादी हकों की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं, इस भूमि को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। आप मुझे देशद्रोही कहें या देशभक्त, मुझे इसकी कतई परवाह नहीं। तो आपकी हमसे क्या अपेक्षा है डॉक्टर? आपने मुसलमानों और सिखों को राजनीतिक अधिकार देने की बात मान ली, जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से अछूतों से ज्यादा आत्मनिर्भर है। गोलमेज परिषद ने अछूतों के लिए इसी तरह के राजनीतिक अधिकारों की सिफारिश की है। आपका क्या विचार है? मैं राजनीतिक आधार पर हिंदुओं और अछूतों में बंटवारे के खिलाफ हूँ। यह सरासर आत्मघाती निर्णय होगा। आपके स्पष्ट मत के लिए आभारी हूं। हमें पता चल गया कि इस संघर्ष में हम लोग कहां खड़े हैं। अब मैं इजाजत चाहूंगा गांधी जी। इतना असंयम? महादेव भाई। जी बाबू। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनकी कोई मातृभूमि नहीं? शायद महार होने के नाते ऐसा सोचते हो। डॉक्टर अंबेडकर क्या महार हैं? सारी दुनिया जानती है बापू। सारी दुनिया जानती होगी पर मैं नहीं। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया उनके बारे में? मुझे लगा कि तो पुरोगामी ब्राह्मण हैं, पूना के। मिस्टर गांधी आज गोलमेज परिषद में हिस्सा लेने के लिए लंदन रवाना हो गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस परिषद के सदस्य ब्रिटिश सरकार के चुने हुए हैं, ना कि हिंदुस्तानी जनता के। मिस्टर गांधी के प्रतिनिधि बनने से हमारे दावे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारी पहली जरूरत है पिछड़ी जातियों को राजनीतिक सत्ता से लैस करना, वही एक रास्ता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, आपको नहीं लगता कि शिक्षा से दलितों की स्थिति में सुधार होगा? लगता है आप गांधी जी से मिलकर आए हैं। हम लोगों में से सबसे ज्यादा शिक्षित मैं हूँ, फिर भी समाज मेरे साथ अछूतों जैसा ही बर्ताव करता है। आप क्या मांगे रखने वाले हैं? हम स्पष्ट विभाजन चाहते हैं हमारे और सवर्णों के बीच। आप ये सब कैसे करना चाहेंगे? हिंदुस्तान के भावी संविधान में पिछड़ी जातियों को ऐसा मूल अधिकार दिया जाए जिसके तहत छुआछूत कानूनन जुर्म हो और दोषी सजा का हकदार। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर गांधी ने कहा है कि स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम गंभीर होगा और जो अछूत हैं वो फिर भी अछूत ही रह जाएंगे। उन्हें कहने दीजिए। आप 2000 साल से बह रही धारा को रोककर उसे विरुद्ध दिशा में नहीं बहा सकते। दमन करने वाले कभी मसीहा नहीं बन सकते। हम राजनीतिक सत्ता चाहते हैं, ना कि सिर्फ खूबसूरत शब्द, अच्छे इरादे या दान। एक और सवाल डॉक्टर अंबेडकर प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, मैं जानता हूं प्रतिनिधियों के दिमाग में क्या है। अल्पसंख्यक वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व का प्रश्न। हम राजी हैं मुसलमानों और सिखों को विशेष स्थान देकर समझौता करने के लिए, अर्थात इसके कुछ ठोस ऐतिहासिक कारण भी हैं। लेकिन जहां तक अछूतों का सवाल है, मैं और कांग्रेस दोनों विरुद्ध हैं उन्हें खास प्रतिनिधित्व देने के मामले में। अछूत हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।
हमारे खिलाफ लड़ाई का बिगुल बच गया। भीम, क्या हुआ? उन्होंने अल्पसंख्यक कमेटी को स्थगित कर दिया है। मैंने सुना है कि वो मुसलमानों के साथ एक सौदा करने वाले हैं। सौदा किस तरह का? कांग्रेस मुसलमानों की 14 मांगे मान लेगी अगर मुसलमान हमारा विरोध करें तो। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो इतने बड़े संत माने जाते हैं, वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। संत? वो एक मंझे हुए राजनेता है फैनी। कोई रास्ता नहीं बचता तो मिस्टर गांधी फिर षड्यंत्र करते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और साथियों, मुझे बड़े दुख के साथ ये घोषणा करनी पड़ रही है कि हम सांप्रदायिकता के प्रश्न पर आपसी बातचीत के द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने में असफल रहे हैं। ये असफलता कमेटी के गठन में ही छिपी थी, जिसके सदस्य सरकार के प्रतिनिधि तो हैं, मगर जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो सारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें अछूत भी शामिल है। और मिस्टर चेयरमैन सर, मुझे इस बात में जरा सा भी शक नहीं है कि अपने समुदाय का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, पर महात्मा जी का दावा है कि कांग्रेस मुझसे ज्यादा अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये उन तमाम झूठे बयानों में से एक है जो गैर जिम्मेदार लोग अक्सर देते रहते हैं। ऐसे टेलीग्राम पिछड़ी जातियों के लोग मेरे पास देश के कोने कोने से भेज रहे हैं। उनका कांग्रेस के आंदोलन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम के तरीके का विरोध करते हैं। मैं एक और बात बताना चाहता हूं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कि अछूत वर्ग हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए शोर नहीं मचा रहा है, लेकिन अगर यह हस्तांतरण होता है तो सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में, विशिष्ट वर्गों में या किसी खास दल के कब्जे में नहीं होनी चाहिए। उस सत्ता में सारे समुदायों की सही साझेदारी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि छुआछूत अब बिल्कुल खत्म होने वाली है और स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र देने से यह कलंक बना रहेगा। मैं हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर यह समझाना चाहूंगा अछूतों को कि छुआछूत हटाने का यह तरीका नहीं है। मेरे लिए तो छुआछूत जिंदा रहने से बेहतर है हिंदू धर्म की मौत। मैं बड़ी इज्जत करता हूं डॉक्टर अंबेडकर की, पर ऐसा लगता है कि जिस भयानक अन्याय की चक्की में वे पिस चुके हैं और संभवतः जिन कटु अनुभवों से वे गुजरे हैं, उनके कारण वे गुमराह हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर का यह दावा कि वे समस्त अछूतों की वकालत करते हैं बिल्कुल उचित नहीं है। मैं ये विनयता से कहता हूं कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं हिंदुस्तान के समस्त अछूतों का। अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की जो लोग बातें करते हैं, अपने हिंदुस्तान को कतई नहीं जानते। प्राणों की बाजी लगाकर इस तरह के राजनीतिक बंटवारे का मैं विरोध करूंगा। ये सरकार जातियों के आपसी मतभेदों को संविधान बनाने के काम में रुकावट नहीं डालने देगी। इसलिए जातियों के आपसी मतभेदों को आप कभी भी ज्यादा अहमियत ना दें। आप लोग, आप में से हर एक, इस कमेटी का हर एक सदस्य जातिगत सवाल को हल करने के लिए अपने हाथों दरखास्त लिखकर क्या मुझे भेजेगा और क्या मेरे फैसले को मानेगा। थैंक यू। ब्रिटेन के पंत प्रधान मिस्टर मैकडोनाल्ड ने पिछड़ी जातियों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा की है।
यरौडा जेल में महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदुओं का बंटवारा करने वाले इस निर्णय का वे तीव्र विरोध करेंगे। इसलिए हमने यह हमारा दायित्व समझा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें उचित अनुपात में विधानमंडल का प्रतिनिधित्व दिया जाए। अतः मेरा विचार है मिस्टर गांधी कि आपको मेरा उत्तर यही होना चाहिए कि सरकार का निर्णय अचल है, और गंभीरता से स्वयं अपने आप से ये प्रश्न करें कि आपने जो कदम उठाने का विचार किया है क्या वो वास्तव में उचित है। आपका परम शुभचिंतक रैमसे मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड के अलग चुनाव क्षेत्र की बात गांधी जी ने तो कभी मानी नहीं। लेकिन मुसलमान, सिख और ईसाइयों को तो अलग चुनाव क्षेत्र दिए गए हैं। वो उसका विरोध क्यों नहीं करते? सिर्फ हमें ही परे रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं वो? महात्मा जी के तरीकों की गहराई को समझना हम सामान्य जनों के बस में कहा। लेकिन महात्मा भी कोई अमर व्यक्ति नहीं है, ना ही कांग्रेस। महात्मा जी का विरोध करने के बजाय आप ये क्यों नहीं मान लेते कि वो छुआछूत दूर करने की बात को गंभीरता से ले रहे हैं? बहुत सारे महात्मा हिंदुस्तान में आए जिनका उद्देश्य छुआछूत दूर करना तो था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। महात्मा आए और महात्मा चले गए, लेकिन अछूत फिर भी अछूत ही रह गए। अंबेडकर, 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 बापूजी को बचाओ, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, डॉक्टर अंबेडकर, बापूजी को बचाओ, डॉक्टर अंबेडकर, बापूजी को बचाओ, अंबेडकर। आप लोग मुझे शांति से रहने क्यों नहीं देते? बहुत काम करना है मुझे। वहाँ गांधी जी खतरे में है और ये यहाँ शांति से जीना चाहते हैं। आप जाकर क्यों नहीं मिलते महात्मा जी से पूना में? आखिर क्यों? मैं जो चाहता हूँ मैंने बता दिया। मुझे काम करने दीजिए। कल सुबह मुझे कोर्ट जाना है एक केस के लिए। क्या पैसा कमाना तुम्हारे लिए गांधी जी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? मैडम पेरीन और मिस्टर ठक्कर, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। आपके नेताओं को रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं होती होगी। अगर मैं काम नहीं करूं तो खाओ क्या, मेरा परिवार भूखों मरेगा। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर, दुनिया भर से हमें तार मिल रहे हैं जिनमें गांधी जी की जिंदगी बचाने की प्रार्थना की गई है। महात्मा जी को बचाना ही चाहिए, लेकिन हमारे हकों के सामने आप गांधी जी की जिंदगी का प्रश्न आखिर क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप चाहे तो मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन अपने लोगों के हकों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा सिर्फ गांधी जी की जिंदगी बचाने के लिए। आप गांधी जी से विनती करें कि वो अपना उपोषण एक हफ्ता विलंबित करें और फिर हल ढूंढिए इस समस्या का। गांधी जी के पास लोगों से बात मनवा लेने के अपने तरीके हैं। हमें भी अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी। उपवास शुरू करके उन्होंने तो हमें खलनायक ही बना दिया। कौन है? बहनी, आपको तो बुखार था, आपको नहीं आना चाहिए था। उन्होंने अपना खाना बिना छुए ही भेज दिया। मुझे पता है वो बीमार थे इंग्लैंड में। बैठो। क्यों अपने आप को मारने पर तुली हुई हो? और भी बहुत सी परेशानियां हैं मुझे। खाएंगे नहीं? रमा, करीब 12 बजने को है। उपवास अब शुरू होगा। बाबू, धन्यवाद। वल्लभ भाई, मेरी ईश्वर के साथ लड़ाई शुरू होती है। आपके आराम करने से पहले बाबू, पत्रकार आपसे मिलना चाहते हैं। रमा, अरे आप लेटे रहो, आराम करो। आपके लिए खाना लाती हूँ। नहीं रमा,
तुम मत उठो, मैं खाना लाती हूँ। लेटी रहो। तुम दवाई तो ले रही हो ना? क्यों लड़ रहे हैं आप गांधी बाबा से? ये तो मेरे भाग्य में, ना लड़ो तो हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे। पैनल, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर से पहले मिलना चाहूंगा। नमस्ते। 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 चलिए। गांधी जी, आप बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ। यह तो मेरी मजबूरी है। आपका क्या सुझाव? मुआवजा, अलग चुनाव क्षेत्र की मांग छोड़ने का। मैं समझ गया। आरक्षित सीटें, पर उनकी संख्या में समझौता होना चाहिए। मेरी बात सुनो अंबेडकर, मैं सदैव आपके साथ हूं। आप अछूत हो जन्म से, मैंने खुद को अछूत मानना अपना लिया है। आप मुझे बचाना चाहते हैं, मैं जानता हूं। जी गांधी जी, मैं अलग चुनाव क्षेत्र की बात पर अड़ नहीं रहा हूं सिद्धांतों की वजह से। हमारा मानना है कि अल्पसंख्यक विधानमंडल में भेजने के लिए ऐसे लोग छांटें जो सिर्फ नाम के नहीं, उनके असली प्रतिनिधि हो। बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा क्यों कि कुछ सीटों के लिए पैनल और कुछ के लिए सीधा चुनाव? इससे तो एक अनैसर्गिक विभाजन हो जाएगा शोषित पीड़ित वर्गों में, और आपस में बंटवारा भी। क्यों ना पैनल के द्वारा प्रारंभिक चुनाव करें सभी सीटों के लिए? ठीक है, सभी सीटों के लिए पैनल मंजूर है मुझे। शाबाश। अब पैनल बनाओ 5 का बजाय 2 के। मैं आपको वचन देता हूं अंबेडकर, आज से मेरी पूरी जिंदगी इस देश से छुआछूत को जड़ से मिटाने के लिए ही अर्पित